नमस्कार। बाल दिवस के अवसर पर जो हमने अपना 2 दिवसीय प्रोग्राम आपके सामने ये घोषित किया था कि हम 14 तारीख को ही नहीं बल्कि 14 और 15 2 दिन इस बार बाल दिवस मनाने वाले हैं। तो कल हमने बाल दिवस मनाया, साथ-साथ दीपावली मनाई। दीपावली के अगले दिन मिठाइयाँ खाते हैं और अपने अपनों से मिलते हैं। तो आज दीपावली के दूसरे दिन यानी कि 15 नवंबर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तो को रूम थिएटर के इस विशेष आयोजन में जहाँ पर हम एक विशेष परिचर्चा करेंगे जिसके केंद्र में होगा बचपन। बचपन जो हम सब के जीवन का सबसे सुंदर वक्त होता है। हम जब छोटे होते हैं तो सोचते हैं कितनी जल्दी बड़े हो जाएं, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं हम फिर बचपन की ओर वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जा नहीं पाते। तो ऐसे में बस एक ही रास्ता होता है कि हम बच्चों के साथ रहें, बच्चों को समझें, उनके मन तक पहुंचे और उनकी सोहबत में अपने बचपन को जी पाएं। लेकिन इस साल जो खास बात रही हमारे हर त्योहार में, खास तौर पे दिवाली पर और बाल दिवस पर, कि हम सारी खुशियों के बीच में, सारी आशाओं के बीच में उस अवसाद और उस निराशा की बात भी करते रहे या करने पर मजबूर होते रहे, जो पिछले दिनों, पिछले महीनों, इस साल हमें बिना मांगे मिला। एक कर्ज कह सकते हैं, एक आप कह सकते हैं कहीं न कहीं हमारे किए की सज़ा मिली और उस सज़ा का भागी बनना पड़ा बचपन को। तो कहीं न कहीं हमें प्रायश्चित अ, जैसा भी महसूस होता रहा, हमें मतलब हम बड़ों को। तो आज हमारी परिचर्चा है, उसका विषय है कैद में बचपन, प्रभावित मन और जीवन। और ज़ाहिर है, ये मन और जीवन हम बच्चों का ही बात करेंगे उसके बारे में कि वो कितना प्रभावित हुए। हम बड़े तो हर चीज़ को झाड़ कर आगे बढ़ने के आदी हो चुके हैं, लेकिन बच्चों का कोमल मन कभी-कभी किसी चीज़ को इतने गहरे से पकड़ लेता है कि फिर देर तक छोड़ता नहीं है। तो क्या-क्या गुज़रा बचपन पर और हम बड़े उससे कितना तैयार हैं जूझने के लिए, बच्चों का साथ देने के लिए। आइए शुरू करते हैं ये परिचर्चा। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊँ हमारे प्रतिभागियों से, जो बहुत ही अपने-अपने क्षेत्र के सिद्धहस्त लोग हैं और जिन्होंने बचपन को बहुत करीब से न सिर्फ जिया है बल्कि आज भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले फ़िल्म निर्देशक ब्रह्मानंद सिंह जी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। सर, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं स्वागत करूँगी रीना पंत जी का, जो शिक्षिका हैं और काउंसलर भी हैं। हमारे साथ हैं अभिनीत खन्ना, जो बहुत ही कम उम्र में नेम फेम पा चुके हैं और एक मेमे स्टार के तौर पे उन्हें दुनिया जानती है और उन्हें पसंद करती है। और हमारे साथ हैं पल्लवी त्रिपाठी, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही कुशल गृहिणी कह सकती हूँ, गृहिणी तो शब्द अब सही नहीं है, होम मेकर, लेकिन उससे ज़्यादा जो उनका रोल रहा है वो राइटर हैं, वो बहुत अच्छी वक्ता हैं और सबसे अच्छी बात कि बचपन को और हर संवेदनशील विषय को बहुत मन से महसूस करती हैं, उस पर उससे जुड़ी रहती हैं। तो मैं आप चारों का स्वागत करती हूँ, आप चारों का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं बता दूँ कि आप चारों ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि जीवन के हर क्षण का कितना महत्व है और ख़ास तौर से बचपन का, और इसीलिए आप चारों का चुनाव किया गया आज इस बहुत गंभीर विषय पर सरल सी बातचीत करने के लिए। मेरा सवाल पहला ये है कि जो ये साल 2020 गुजरा, 2020 2020 और अभी गुजर ही रहा है, कुछ दिन बाकी हैं और हम काउंट कर रहे हैं कि अब जल्दी से ये दिन भी निकल जाए और ये साल निकल जाए, क्योंकि इस साल में बहुत कुछ हमसे छीना है। लेकिन छीना है ये सच होने के बावजूद हम जानते हैं कि हर चीज का अ, हर बात का दो पहलू होता है, नकारात्मक है तो सकारात्मक है। तो इस साल ने बहुत कुछ सिखाया भी है हमें, बहुत जगह पे हमारी आंखें खोली हैं। बचपन इस साल कैसा गया, इस साल का बचपन कैसा गया, वो बच्चे जो 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के या 10 साल के, 15 साल के, जिनके लिए हर पल एक नया साल होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा-सा अनुरोध करूँगी टेक्निकली कि जब हम चारों में से जो भी एक बोल रहा होगा, उनके अलावा सारे लोग माइक अपना म्यूट रखेंगे। और मेरा पहला सवाल है ब्रह्मानंद सिंह सर से कि आपके हिसाब से ये साल बचपन के लिए कैसा गुज़रा होगा? आप क्या महसूस कर सकते हैं? तो पहली बात तो है कि बचपन को कोई कैद कर ही नहीं सकता है। ये जो हम बात कर रहे हैं,
वो एक आउटर तरीके से कैद जरूर हुआ है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मिस हुई हैं, जैसे सबका हुआ है। तो उसमें बच्चे भी पिसे हैं एक तरह से। मगर मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ी बात जो हुई है, वो आप जो पॉजिटिविटी की जो बात कर रहे थे, वो ये हुई है कि बच्चों को वक्त मिला है अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने का। और उससे बड़ा एजुकेशन मुझे नहीं लगता है कि इवन टेक्स और स्कूल आपको दे पाती है। आपको नहीं तो बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे और फिर वो 1-2 घंटा खेलने चले जाते थे, थक जाते थे, सो जाते थे। यहाँ पे उनकी पढ़ाई लिखाई के इर्द गिर्द भी अगर ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है, जो वक्त उनको मिला है माँ बाप से बात करने के लिए, कौतूहल से 10 सवाल पूछने के लिए, जो उनको मौका ही नहीं लगता था, और माँ बाप को बताने के लिए, बताने का जो मौका मिला है, जो माँ बाप को नहीं मिलता था, और वो भी प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से, एक अलग पहलू से, कुछ इस तरह से जो स्कूल में और टेक्स्ट बुक से कभी समझ में नहीं आती है। मेरे खुद के बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं। जब मैं 5-6 साल का था, तो मेरे पिताजी कुछ इस तरह से मुझे 10 चीजें सिखा देते थे कि जब मैं वापस देखता हूँ मुड़ के, तो यही देखता हूँ कि स्कूल और कॉलेज में तो इस तरह का कुछ सिखाया ही नहीं। और वो खेल खेल में सिखा देते थे, और वो चीज अभी भी, मतलब कहाँ 5 साल, कहाँ आज आज इतने साल गुजर गए, मगर वो भी जहन में है, दिमाग में। एजुकेशन इज ऑल अबाउट इंटरनलाइजिंग। आप किस तरह से, कितना आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, उसका आप 5% इंटरनलाइज करते हो कि 15% इंटरनलाइज करते हो, इज वॉट योर सक्सेस इज। योर सक्सेस इज नॉट द 80% एंड 90% मार्क्स दैट यू स्कोर इन एग्जाम्स। योर सक्सेस इज उसमें से आप कितना अपने दिमाग और दिल के अंदर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये पहलू तो बहुत ही अच्छे से हुआ है एज अ कॉम्पेंसेटरी थिंग। जहां जी। तक आ, जहां तक जी जी सर, हाँ हाँ डिले सर बोलिए। हाँ, जहां तक डिले का सवाल है कि 1 साल गया है, 1 साल निकला है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे कि हमने बहुत टाइम वेस्ट किया हुआ है जिंदगी में, हम सब ने। ओके। और कोई 6 महीना, 8 महीना अगर इस तरह से निकल गया है, तो वो सब चीज जरूर हुआ है कि उनको अपने दोस्तों से मिलने का मौका नहीं मिला है। मगर बच्चे अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। बच्चे अपना वो मैकेनिज्म ढूंढ लेते हैं। अब उनको अगर जूम का मिल गया है, तो वो इतने उसमें लुप्त हो जाएंगे और अपने दोस्तों से भी मिलेंगे और ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, कि वो भूल जाएंगे कि हम जाकर के पर्सनली मिलते थे, या स्कूल में इतने दिनों से नहीं मिल पाए हैं। मुझे लगता है, समिंग इट अप, ये सबसे बड़ी देन जो कोविड की हुई है एक तरह से, कि उन्होंने बच्चे बच्चे को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चों से के करीब आने का एक मौका दिया है। और ये चीज, इससे बड़ी जी, चीज और हो नहीं सकती है मेरे ख्याल से। बहुत खूबसूरत पहलू। और जैसा कि हम जानते हैं कि सारे ही वो लोग जो दूसरों का इंस्पिरेशन होते हैं, वो दरअसल होते ही इसलिए हैं कि उनके पास हर चीज का बहुत बेहतरीन पहलू होता है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। ब्रह्मानंद सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कही। दो बातें, एक तो बचपन को कोई कैद नहीं कर सकता, बचपन वो उजाला है जो छन ही जाता है, चाहे आप लाख पर्दे कर लीजिए। और दूसरा कि बचपन अपनी खुशियां खुद ढूंढ लेता है। और शायद यही वजह है कि आज इस बार की दीपावली इतने अवसाद के बाद भी हम देख रहे हैं कि बहुत ब्राइट रही है, लोगों के घरों में दिए जले हैं, रंगोली जली है। आप जिससे भी बात कीजिए, सबने यही कहा है कि बच्चों की वजह से करना पड़ा, बच्चे चाह रहे थे कि किया जाए, बच्चे चाहते हैं कि त्योहार मनाया जाए। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन मेरा अगला सवाल इस लेकिन डॉट 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 के आगे शुरू होगा। रीना पंत मैम से जानना चाहती हूँ। हम लोग कल बच्चों से बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये बात की थी कि छुट्टियां आई तो बड़ा मजा आया। भाई स्कूल में सबसे बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, बच्चों ही नहीं बड़ों के लिए भी, छुट्टी है। तो छुट्टियां आई तो बड़ा मजा आया, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली मालूम चला कि ये छुट्टियां तो बिल्कुल मोनोपोली के उस नकली करेंसी जैसी हैं जिनको हम कहीं यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो अब किया क्या जाए, तो घर के अंदर ही कुछ करना था, सारी क्रिएटिविटी घर के अंदर ही निकालनी थी। जैसा कि रमानंद जी ने कहा कि बच्चों को माँ बाप के साथ अधिक समय मिल गया था, लेकिन क्या माँ बाप बच्चों के साथ इतना समय गुजारने के लिए तैयार थे, तैयार हैं?
क्योंकि हम जिस एरा के माँ बाप है ना, हमारे पास ऑफिस है, लैपटॉप है, बहुत सारा काम है, फिर वर्क फ्रॉम होम भी था, फिर बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई को भी मैनेज करना था, तो इरिटेशन। तो मैंने कई माँ बाप को ये कहते सुना कि पहले 6 घंटे फुर्सत हो जाती थी, कम से कम ये चले जाते थे, अब वो 6 घंटा भी हमें ही झेलना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो गया है। और 7-8 महीने होते होते ये स्टेटमेंट और स्ट्रांग होता चला गया। क्या इन बीते सालों ने हमें वाकई बच्चों से इतना दूर कर दिया था कि आज हम बच्चों को दिन भर अपने सामने देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे, या हम हो गए थे? बड़ों ने क्या सीखा इस लॉकडाउन से, या क्या वो सीख सकते थे? दीना जी, आप बताएं। जी, मैं लगातार बच्चों से बात करती रहती हूँ, एक शिक्षिका होने के कारण भी, और दूसरा क्योंकि बच्चों से बड़ा कनेक्ट है मेरा। मैं बच्चों के बिना या मैं कह लूँ कि बच्चों के बिना मैं रह ही नहीं सकती हूँ। तो मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है बच्चे। बीच-बीच में बातें होती रही बच्चों से। देखिए, शुरुआती दिन जो थे, जैसा कि सर ने भी बताया कि बच्चों को हम कैद नहीं कर सकते। शुरुआती दिन जो थे लॉकडाउन के, वो बहुत ही गुडी-गुडी थे, बिल्कुल थे। क्योंकि बच्चों ने पेरेंट्स बच्चों के साथ रहे, ऐसा माहौल कभी मिला ही नहीं था। मुंबई जैसी नगरी में जहाँ की पेरेंट्स बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बच्चे सिर्फ स्कूल नहीं जाते, ट्यूशन जाते हैं, एक्टिविटी क्लासेस जाते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। लेकिन जैसे-जैसे 1 महीना सरका, सारे वीडियो गेम्स खेल लिए गए, किताबें पढ़ ली गई, उनको तरीके साफ-सफाई, बर्तन माँजना, खाना बनाना ये वो सब सिखा दिया गया। लेकिन बच्चे इतने भी कैद में नहीं रह सकते हैं कि वो 6 महीने तक माता-पिता के शिकंजे में मतलब कसे हुए रहें वो। वो चाहते हैं, खुलना चाहते हैं। तो यहाँ से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। जैसे ही बिल्कुल बिल्कुल, 2 बस वही महीना पॉइंट था। हाँ। जी, जैसे ही 2 महीना शुरू हुआ, तो बच्चे थक गए थे। अब उनके दिमाग में आया कि ये कब तक चलेगा? और तब किसी को भी पता नहीं था ये वास्तव में कब, अभी भी हमें पता नहीं है कि कब तक चलेगा। जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं, या घर में रहना, या माता-पिता के साथ रहना। और अब बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और यहीं से शुरू हुआ था बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, माता-पिता के अंदर फ्रस्ट्रेशन। मुझे आश्चर्य होता है कि माँ-बाप अपने 2 बच्चों को साथ में नहीं रख सकती हैं। आजकल लोग कैसे काम कर रहे हैं? ये मुझे शिकायत है माता-पिता से। 2 या 1 बच्चे आजकल हमारे पास ज़्यादातर रहते हैं। तो माता-पिता की भी ये शिकायतें आनी शुरू हो गई थी कि कब खुलेगा स्कूल? और आप पढ़ाइए, पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? कब से खुलेंगी स्कूल्स कब खुलेंगे? ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर जोर दिया जा रहा था, या फिर उन्हें किसी एक्टिविटीज़ में कैसे व्यस्त रखें, माता-पिता को ये नहीं पता है। और वो स्कूल के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि नहीं, आप कुछ तो ऐसा शुरू कीजिए कि बच्चों से उनको थोड़ा-सा फुर्सत मिले। जैसा कि आपने कहा कि कम से कम 5-6 घंटे तो बच्चे बाहर चले जाते थे। तो ये भी मुझे थोड़ा-सा आश्चर्यचकित करने वाला था, और बच्चों के लिए इतना आसान नहीं था कि वो इतना लंबा समय गुज़ारें घर में। बिल्कुल सही। तो क्या बड़ों ने इस समय को अपने हक में जीना सीखा, बच्चों के पक्ष में जीना सीखा? आपको ऐसा लगता है ये गुजरते वक़्त ने बड़ों को भी तैयार किया कि बच्चों को के साथ कैसे रहना है? मुझे लगता है बहुत हौच-पौच हुई स्टार्टिंग में, जैसे ही लॉकडाउन के हुँ, खत्म होने के जैसे जैसे पता चला कि ऑफ़िसेज़ शुरू हो जाएँगे, ऑनलाइन वर्क शुरू होगा, वर्क फ्रॉम होम शुरू होगा, बच्चों की क्लासेस घर में शुरू होंगी, तो स्टार्टिंग के दिन मैंने महसूस किया कि बहुत हौच-पौच था, बहुत परेशान थे। क्योंकि इंटरनेट जी, क्लासेस या वर्क फ्रॉम होम तो बड़े लोग कर सकते हैं, उन्हें तो पता है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री इतना एडवांस हो चुकी है। लेकिन बच्चों के लिए इंटरनेट क्लासेस करना, या माता-पिता, देखिए एक चीज़ ये बहुत हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी अलग-अलग तरीके, आप ऑनलाइन क्लासेस या और टेक्निकल काम करना, और फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना, ये दोनों बहुत-बहुत डिफरेंट हैं। बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से की जाएँ, जहाँ टीचर्स या स्कूल्स को तो प्रॉब्लम आई ही होगी, ये सारा मैनेज करने में, ऐसे ही पेरेंट्स को भी आई है, बच्चों को भी आई है। हुँ, तो वो काफ़ी लंबा समय इसी जद्दोजहद में निकल गया कि इन दोनों के बीच में कैसे तालमेल बैठाया जाए। इधर ऑफ़िस तालमेल का वर्क कैसे है, बैठाना? बिल्कुल, इधर ऑफ़िस का बिल्कुल। काम है, और उधर बच्चों की क्लासेस हैं। क्या करेंगे पेरेंट्स? हुँ, तो पेरेंट्स के लिए भी टफ टाइम रहा होगा। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। इतना जी आपने बहुत सही बात कही कि दरअसल ये जो भी चीज़ें थी वो दोनों पक्ष की ओर से हो रही थी। ज़िम्मेदारी बड़ों की इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि बड़े
ज्यादा जानते हैं, बड़े ज्यादा जी चुके हैं, उनके पास अनुभव ज्यादा है। और जैसा कि ब्रह्मानंद सर ने भी कहा था कि हमने वैसे ही बहुत सा टाइम वेस्ट कर रखा है जिंदगी में, तो ये 6 7 8 महीने उतना मायने नहीं रखते थे। लेकिन जिन बच्चों की जिंदगी अभी शुरू हुई है, जिन्होंने जिंदगी के 2 4 5 साल ही देखे हैं अभी, उनके लिए तो इतनी ही दुनिया थी, इतना ही विजन था समझने का। तो मैं अभिनीत से जानना चाहती हूँ, जो खुद अभी तो हम लोगों के मुकाबले बच्चे ही हैं, लेकिन अपने काम से, अपने अनुभव से और अपने जो उन्होंने एक्सप्लोर किया है वर्ड को, उसके हिसाब से काफी मेच्योर हैं, परिपक्व हैं, और कला, लेखन कला और बहुत सारी चीजों से वो जुड़े हैं लगातार। और बचपन से छूटे अभी उनको बहुत दिन नहीं हुआ होगा, तो उनकी यादें ताजा होंगी अभी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ अभिनीत से कि आपको क्या लगता है कि जो ये समय था, जो बच्चे अभी स्कूल में एडमिशन लेने वाले थे या जिनका रिजल्ट आने वाला था, इस वक्त अगर आपको अचानक कोई ट्रैप कर दे, कहीं अचानक से बंद कर दे कुछ महीनों के लिए, वो भी अनसर्टेन, तो एक दिल दिमाग पे क्या असर पड़ा होगा, जिसके बारे में बड़ों को चिंता करने की जरूरत है? अभिनीत। मैं एक्चुअली अपने 2 नीसेस के साथ रहता हूँ। आई डोंट हैव किड्स एंड आई एम नॉट मैरिड। तो मेरे को एक्चुअली काफ़ी सीखने मिला, क्योंकि मेरे मेरे जो बड़े भाई के जो 2 लड़कियां हैं, एक ऑलरेडी आइसोलेशन में थी लास्ट ईयर से, क्योंकि वो उसने तो बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। वो पैदा हुई थी और उसके बाद उसे एनआईसीयू में डाल दिया था 1 महीने के लिए। तो वो ऑलरेडी प्री मेच्योर बेबी थी, और तो उसने बाहर की दुनिया तो इस साल देखी, 1 साल बाद देखी। तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि एक बच्चा जो प्री मेच्योर पैदा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑलरेडी इतना उसको एनआईसीयू में डाला जाता है, फिर 6 महीने ऐसे ही उसकी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं घर पे कि हम लोग ज़्यादा बाहर जाए नहीं, ज़्यादा किसी को घर पे बुलाए नहीं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट ईयर से अपने घर में वो प्रिकॉशंस ले रहे थे कि कोई आना जाना ज़्यादा लोगों का रखा नहीं था, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला था कि प्री मेच्योर लड़की है, तो उसके लिए आपको थोड़ा क्लेanलीनेस घर में ज़्यादा रखना है, प्रिकॉशंस लेना है, ज़्यादा लोग उसके आजू बाजू आ नहीं सकते क्योंकि इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम रहता है। तो हम ऑलरेडी एक्चुअली दुनिया से थोड़े से कट ऑफ लास्ट ईयर हो चुके थे, एंड ये नहीं मालूम था कि फेब्रुअरी में आते आते विल बी इन अ कंप्लीट परमानेंट आइसोलेशन, पूरी तरह से, हाँ, पूरी तरह से से कट कैद हो जाएंगे। जाएंगे। हाँ। तो लास्ट ईयर तो हम्म। ऑलरेडी हम इसके आगे इर्द गिर्द कैद हो चुके थे, और फिर वो थोड़ी सी आदत भी लग गई थी। बट जो उसकी जो बड़ी बहन है जो 8 साल की है, वो अपना स्कूल जाना आना, उसका स्केड्यूल अपना चलता रहता है। बट मैंने हम्म। मैंने ये सीखा है कि मैं जब उससे बात करता था, कि मैं उससे पूछता था कि तुम्हें अपने दोस्तों की याद नहीं आ रही है तुम्हें अपनी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके थे। एंड उसका हमेशा यही रिस्पॉन्स रहा है स्टार्टिंग से, जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, कि नहीं मुझे तो कोई याद नहीं आ रही, मेरे को कोई मिस नहीं हो रहा स्कूल। हाँ बट मैं तो हम तो सब जूम पे मिल लेते हैं, अब वो नया नॉर्मल हो गया है, तो उसमें मिस करने की कोई जरूरत नहीं। कि मैं बाइक पे अगर उसको राउंड घुमाने ले जाता हूँ, या कोई ऐसा लगता था कि चलो अभी तो मैं घुमाने ले जाता हूँ, या टाइम चेंज करा देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कभी कभार आपसे डिस्कस नहीं कर पाते कि उनकी मानसिक हालत क्या है, यानी वो चिड़चिड़े हैं या नहीं है, क्योंकि कभी कभार लगता है कि वो कॉन्स्टेंटली वो हाँ, हम उनको बोल दिया बिल्कुल। गया कि न्यू नॉर्मल है, बट दिस इज नॉट न्यू नॉर्मल, इट्स एक्चुअली न्यू अबनॉर्मल। और पेरेंट्स को भी यही बोलना बिल्कुल। चाहिए कि इसको नॉर्मलाइज नहीं करें, क्योंकि ये हमारी जिंदगी कभी होने ही नहीं वाली, क्योंकि हम इससे बाहर निकल के आएंगे, यही कोशिश रहनी चाहिए। तो बिल्कुल, बिल्कुल सही मेरे बात है। मेरे नीसेस से मैंने यही सीखा है कि वो लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है, उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत इजी है शायद कि ये न्यू नॉर्मल है, बट उनको वापस नॉर्मल लाने में भी उतना ही समय लगेगा जितना हमें इतना न्यू नॉर्मल में एंटर करने में टाइम लगा था। और बिल्कुल। और उन्होंने हम लोगों ने ये देखा है कि वो भले अगर एक दिन पढ़ाई ना करे, या एक दिन 2 घंटे वाली जो क्लास इनकी चलती है स्कूल में ना हो, अब हमने उन पे छोड़ दिया है कि वो अपना कैसे स्केड्यूल बनाते हैं। और उससे आई थिंक वी हैव लर्न कि वो और प्रोडक्टिव हो गए हैं, कि अगर वो दिन में 2 घंटे भी अपनी क्लास कर लें तो बहुत है। और जो स्क्रीन टाइम है वो जो लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनकी आंखों पे बहुत फर्क पड़ा है, उसका नंबर बढ़ गया है, एक तो बहुत ज्यादा, हमने तो रियलाइज नहीं किया बट उसका नंबर बढ़ गया था। तो हम जब तक डॉक्टर के पास नहीं लेके गए थे, शी वाज ऑलमोस्ट नॉट एबल टू सी इट विदाउट ग्लासेस। तो ये प्रॉब्लम आ गई थी, और ये काफी लोगों ने
इनफैक्ट आई थिंक पेरेंट्स ऑल्सो डिडंट रियलाइज कि आंखों का नंबर बढ़ते जा रहा था, और वो बढ़ते जा काफी रहा हद था, तक इतना बिल्कुल। बढ़ गया था कि बच्चों ने बताना भी बंद कर दिया था कि उन्हें दिख नहीं रहा। तो ये सब चीजें हमने काफी लर्न की कि हाउ टू कम्युनिकेट विद यंगर चिल्ड्रन इन योर हाउस, वो एनवायरनमेंट कैसा बनाए कि अगर वो पढ़ रहे हैं तो हाउ टू स्पीक सॉफ्टली, क्योंकि इंडियन होम्स ज्यादातर लाउड रहते हैं। लाइक मेरे घर वाले थोड़ा लाउड बोलते हैं, वो सबकी आवाज तेज ही है। बट अब ऐसा हो गया कि ऐसे अगर अगर मेरी क्या बात है, कम से कम इतना तो आरना पढ़ सीखा। रही है, हाँ ये हमने हाँ। सीखा कि हम कैसे धीरे बोलना सीखे और कैसे मेंटेन करें कि वो अपनी क्लास चल रही है कि अभी 2 घंटे हमें कुछ नहीं बोलना है। तो ये हमने अलग क्या अलग रूम बात बना लिए हैं अपने। हम लोग लकी है वाह। कि हमारे पास 3 रूम है, जिसमें एक आरना और जो मेरी बच्ची है वो नीस है वो उसका बन गया। तो उसका फिक्स्ड है टाइम, तो उस वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करता उसे, या तो हम सब अपने रूम में चले जाते हैं जब वो पढ़ रही होती है। तो ये सब अरेंजमेंट्स हमने सीखा है उनके इर्द गिर्द। बचपन आई थिंक उससे ही आया है कि उनका बचपन ऑलमोस्ट हम लोग रहे कि नहीं वो भी पढ़ रहे तो हम भी कुछ क्या बात, पढ़ेंगे इस वक्त। क्या बात है। हाँ, अभिनीत, बहुत ही खूबसूरत सी बात है ये, कि अगर हम इस शोर भरी दुनिया में हम बड़े धीमे बात करना भी सीख जाएं, तो ये हमारे लिए कम से कम एक बहुत बड़ी लर्निंग है लॉकडाउन की। लेकिन हम इस सीखने के लिए बच्चों पे भी ध्यान रखना बराबर जरूरी है, और बच्चों के हिसाब से रूटीन को लगाकर मिलाकर चलना, ये भी हमारी अचीवमेंट है। और आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, वो मेरे दिल तक पहुंची, हमारे सुनने वालों के दिल तक भी पहुंची। इट्स नॉट न्यू नॉर्मल, इट्स अ न्यू एबनॉर्मल। और ये इसलिए याद रखना है क्योंकि हम इसमें हमेशा नहीं जी सकते, हमें इसमें नहीं जीना होगा। मैं स्कूल से ही जुड़ी हुई हूँ, और स्कूल अब फिर से री ओपनिंग की ओर बढ़ रहे हैं। सब चाहते हैं कि स्कूल पहुंचे, मिले जुले। तो हाँ, एक चीज अब आ गई है स्कूल में प्रिकॉशन में, कि सैनिटाइजर लगाओ, मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो। उसमें एक लाइन और आई जिसने मुझे बड़ा हर्ट किया, डोंट शेयर योर टिफिन। मुझे लगा ये तो कुछ ऐसी चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि टिफिन शेयर करना सिर्फ खाना शेयर करना नहीं होता। ये हम दोस्त बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, एक एक्सटेंडेड फैमिली क्रिएट करते हैं। तो जहाँ बच्चा अभी स्कूल आया ही आया है, और उसको उसकी सीख में एक लाइन ये भी जुड़ गई, पहले हम सिखाते थे शेयर योर टिफिन, अब बोलते हैं डोंट शेयर योर टिफिन, क्योंकि किसी को छुआ हुआ खाना नहीं है, किसी का दिया हुआ खाना नहीं है। तो ये न्यू एबनॉर्मल है, इससे हमें निकलना ही होगा। हम बिना हक किए, बिना हैंडशेक किए, बिना गले लगाए हम जिंदगी का को नहीं हम सोच सकते हैं। एक चीज सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि बच्चे बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, उनके पास इतना ज्यादा सवाल होता है कि टीचर्स तो उसकी आदी होती है, उसके लिए ट्रेन की जाती है। माँ बाप इरिटेट हो जाते हैं, कहते हैं कुछ देर चुप रहो, जाके टीचर से पूछना, किसी और से पूछना। लेकिन लॉकडाउन में सारे सवाल मम्मी से ही किए जा रहे थे, पापा से किए जा रहे थे। हमारे साथ एक मम्मी है, पल्लवी त्रिपाठी, और उनका बेटा सवालों का ट्रांसफॉर्मर है। तो मैं पल्लवी से जानना चाहती हूँ कि एज अ मदर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वुमेन, आपने इस बहुत ही सेंसिटिव समय को कैसे जिया, और एक माँ के तौर पे आपने कहाँ कहाँ देखा कि बच्चा कहीं कुछ लॉस कर रहा है, और कैसे उसको भरने की कोशिश की, और बच्चे के सवाल के जवाब कहाँ से ढूंढे आपने? म्यूट। पल्लवी, माइक आपका म्यूट है। पल्लवी, माइक माइक को अनम्यूट कर लें। Yes. मैं ये कह रही थी कि सिचुएशन कैसी भी हो, सबसे पहले अगर आप किसी एक विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष स्पेशल सिचुएशन में ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो बड़े होने के नाते सबसे पहले आशावादी आपको ही बनना पड़ता है। और यहाँ बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों को वो उत्साह और आशा दिखाने के लिए कोविड की जो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल कहेंगे, वाकई ये था, उससे बचा नहीं जा सकता। ये कहा नहीं जा सकता है कि नहीं सब कुछ बड़ा अच्छे तरीके से हम लोगों ने उसको ले लिया और अच्छे तरीके से माहौल को अपने पक्ष में कर लिया, ऐसा भी नहीं है। कामकाजी लोगों के साथ फाइनेंशियल स्थितियां भी खराब हुई, सोशल जो गैदरिंग होती थी, कंपैटिबिलिटी में भी कमी आई। तो उन सबका असर जो है बड़ों पर भी पड़ा, और इनडायरेक्टली वो बच्चों पर भी उसका असर पड़ा। लेकिन घर के बीइंग अ मॉम, मदर होने के नाते एक जिम्मेदारी हमारी बनती है हमारे बच्चों को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होने देने की। ये बहुत जरूरी बात होती है।
क्योंकि बच्चों का मन हर चीज को समझने की क्षमता नहीं रखता, तो वो किस तरीके से किस बात को समझ सकते हैं, उस तरीके से उस बात को समझाने की कोशिश हमारी जारी रहनी चाहिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने बच्चे के लिए एक माहौल तैयार किया। और स्कूल की बात जहां तक है, तो मैं ब्रह्मानंद सर जी से बहुत बहुतायत में उनसे वो रखती हूँ कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल पढ़ाई जो होती है या शिक्षा जो होती है, एजुकेशन जो होता है, वो एक किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में कैद होकर नहीं दिया जाता है। यानी स्कूल का जो शिक्षा का जो दो सिस्टम होता है, एक तो व्यापक स्तर पर शिक्षा दी जा सकती है और एक लिमिटेड स्तर, संकुचित स्तर पर शिक्षा दी जाती है। तो जो व्यापक स्तर की शिक्षा होती है वो सामाजिक शिक्षा होती है, और ये जो दौर था ये बच्चे को व्यापक स्तर पर शिक्षा देने का दौर था। आपने स्कूल से निकाला, ऑनलाइन क्लासेस की जहां तक बात है उस पर वो दूसरी बात है, लेकिन इसमें कई सारी ऐसी चीजें हुई जो बच्चे स्कूल जाके नहीं सीख पाते थे। 7-8 घंटे बच्चों के स्कूल में लग जाते थे। एक वैल्यू एजुकेशन की किताब आप लेके बच्चों को बैठा दें और कहे कि इससे आप मॉरल शिक्षा ग्रहण करो, बच्चे कभी नहीं करते। जब आप घर में रहते हैं, घर में दादा दादी, पापा मम्मा, बड़े पापा, पूरा परिवार, और कुछ दिनों के बाद तो फिर पड़ोसी भी, कोविड में एक और परिवर्तन देखने को मिला कि पड़ोसी भी अब परिवार का एक अहम हिस्सा बनने लगे। दीवारें और 2 गज दूरी के बाद भी ये जो संतुलन बढ़ा है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, ये भी बहुत विस्तृत हुआ है। पहले जो, जिसे हमारी बनारसी भाषा में कन्नी कट के चले जाना कहते हैं कि देखा और उधर मुंह कर लिया, वो उन चीजों में भी बहुत बदलाव हुआ। और अब जो है एक दूसरे को देख के एक मुस्कुराहट भी आती है और हाथ भी उठते हैं और कुशल क्षेम भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बड़ों को भी कुछ शिक्षा देती रही। बच्चों के साथ बड़ों को, छोटे बच्चों को भी शिक्षा हम लोगों के साथ देती रही। तो मेरे बच्चे को तो मैंने शुरुआत में स्कूलिंग का जो पैटर्न था उसमें तो डाला, लेकिन बाद में मैं खुद बोर हो गई। मैडम यहाँ बैठी हैं, लेकिन उन ऑनलाइन क्लासेस से उनका बहुत ही स्कूल्स का ब्लेंडेड अप्रोच रहा है। उन्होंने एक्टिविटीज भी बहुत कराई, बहुत कुछ करवाया। लेकिन मेरा जो बच्चा है वो बहुत आउटगोइंग, आउटस्पोकन और बहुत ही, जिसको कहे, एनर्जेटिक बच्चा है। तो और बदमाश भी बहुत है। तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने में मेरे पास जो सुविधाएं थी उसे मैंने पहले ऑनलाइन कट कर दिया। अभी मैं लगातार 20 दिनों से उनकी कोई क्लास नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बीच में यूट्यूब पे आ जाते थे, लगातार गेम्स खेलते थे, उससे मुझे बड़ी परेशानी होती थी। फिर मैंने बहुत सोचा और फिर मैं सर के उस स्टेटमेंट को कहना चाहूंगी कि शिक्षा केवल या पढ़ाई वही नहीं है जो आपने स्कूल में पढ़ ली। तो मैंने हटा दिया उन्हें क्लास से बिल्कुल कि अब आप क्लास मत करो। अब उसके बाद उनकी जो घर की पढ़ाई है वो मैंने जारी रखी हुई है। तो अब वो उनको रोज का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, कभी वो डायलॉग याद करते हैं, कभी वो कविताएं याद करते हैं, कभी उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कभी कुछ साइंटिफिक कुछ अप्रोच लिए हुए कुछ चीजों को करते हैं। और मैंने कहा कि अगर आप 1 साल रह जाओगे क्लास 4th में तो इससे हमारी तासीर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप रह जाओ। लेकिन जो ऑनलाइन का जो एडिक्शन है उससे छोड़ के आप सोशल एडिक्शन के अंदर आओ। तो मेरी तो यही कोशिश रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही अच्छी बात पल्लवी आपने कही। और इस बार फिर मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो काम आई कि मैं एक वक्ता की बात से अगला सवाल निकालने की कोशिश कर लेती हूँ, और वो निकल गया। थैंक यू, आपने मुझे एक क्लू दे दिया, बहुत ही खूबसूरत सा। और मैंने अभी पिछले दिनों जब मैं बातें कर रही थी किसी अपने परिचित से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बताइए हम लोग किस जगह पे आ गए हैं। हालांकि वो शब्द मुझको अभी अभिनीत ने दे दिया, न्यू एबनॉर्मल, कि हम लोग ऐसे एक न्यू एबनॉर्मल में आ गए हैं कि 1 साल पहले हम बच्चे को मोबाइल से दूर रखते थे, बड़ा ज्ञान देते थे कि मोबाइल से दूर रखो, टीवी से दूर रखो, नेट से दूर रखो। अब 2020 ने हमें मजबूर किया कि बच्चों को 24 घंटा मोबाइल पर रखो, अगर नहीं है तो खरीद कर दो, टैब लाओ, लैपटॉप लाओ, वाईफाई नहीं है तो लगवाओ। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी की पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि बच्चा 4-5-6 घंटे की क्लास करने के बाद भी अगर मोबाइल हाथ में लेकर बैठा है तो वो क्या कर रहा है, वो क्या देख रहा है, आप कितना मॉनिटर कर सकते हो उसे, कितना रोक सकते हो। अब सवाल ये आता है कि क्या इस न्यू एबनॉर्मल से वापस जब हम नॉर्मल होने तक पहुंचेंगे, मुझे नहीं पता कि कितना समय लग सकता है। क्या इंटरनेट पर, क्या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, क्या सिनेमा में हमारे बच्चों के लिए सचमुच कुछ है? और इसका सटीक जवाब सिर्फ ब्रह्मानंद सिंह सर दे सकते हैं, क्योंकि वो फिल्म डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है झलकी, और मुझे लगता है कि बचपन के लिए हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितना तैयार है बचपन को फेस करने के लिए।
बचपन की इन सारी जरूरतों को, क्योंकि अब बच्चा मैक्सिमम नेट पर है। पल्लवी कुछ देर के लिए ले सकती है मोबाइल, लेकिन मोबाइल अंततः देना ही होगा क्योंकि बच्चा भी उससे अब दोस्ती कर चुका है। तो पढ़ाई के अलावा हमारे मनोरंजन जगत में कितनी तैयारियां हैं इस न्यू एबनॉर्मल में बच्चे की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए? परमानंद सिंह सर। तो पहली बात तो ये है कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, फिल्म्स जो बनती है, प्रोग्राम्स जो बनते हैं, उसमें 7-8-10 साल तक के बच्चों के लिए तो कार्टून ये वो बहुत तरीके की चीजें हैं। उसके बाद वाला जो एक एज सेगमेंट है 8-10 साल से लेकर के 16-18 साल तक, इस सेगमेंट के लिए कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं। मतलब 2% भी, और ये 1% बहुत भी अफसोस की बात ये है। बहुत बिल्कुल बहुत अफसोस की बिल्कुल। बात है। जो ये चीज एक्चुअली मेरे भी दिमाग में नहीं आया था जब झलकी, जब हमने फिल्म बनाई और स्कूल्स में बहुत तेजी से उसको लेना शुरू, अपनाना शुरू किया, दिखाना शुरू किया। तो एक एक दो स्कूल ने मुझे बताया कि आप देखो, इस सेगमेंट के लिए एंटरटेनमेंट है ही नहीं, फिल्में बननी चाहिए मगर बनती नहीं है। एक तारे जमीन पे बनी थी जो इनके एक कॉज के, एक आपकी झलकी बनी है इतने सालों के बाद। एक और कोई एक फिल्म है जिसकी मैं बात उनको सुना रहा था जो बनेगी ऑन डिजिटल डिटॉक्स। तो वो उन्होंने बोला कि अब देखिए ऐसी फिल्में बननी चाहिए मगर है नहीं। तो मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे किसी न किसी को एड्रेस करना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी, लोग डरते हैं कि कमर्शियली वायबल नहीं है, कमर्शियली वायबल नहीं है, मगर इट्स अ ह्यूज सेगमेंट। तो कमर्शियली वायबल क्यों नहीं होगा? आप अगर बच्चों को, आप अगर बच्चों से जुड़े हुए उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उससे जुड़े हुए एक स्टोरी को लेकर के आप आगे बढ़ाएंगे। मनन सर, मैं जी। एक चीज आपको, सॉरी आपको, मैं एक मिनट के लिए आपकी बात में और आप जोड़े इसलिए मैं रोक रही हूँ कि आप अगर कहते हैं कि फिल्म बच्चों के लिए बनाई जाए तो ये कमर्शियल एस्पेक्ट पूरे नहीं करेगी, कैसे आप ये सोच सकते हैं जो भी कह रहे हैं, जबकि हमारा पूरा का पूरा मार्केट अपने अपने सारे प्रोडक्ट को बच्चों को दिखा के बेचता है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को मेन टारगेट बनाता है। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब लोगों का ऐसा मानना है कि ये कमर्शियली वायबल सेगमेंट नहीं है इसीलिए नहीं बनाते हैं, मगर मेरे ख्याल से बहुत ही निश एरिया है और लोगों को बनानी चाहिए। मगर मैं आता हूँ उससे थोड़ा सा हटके, ये सब जो बातें हुई कि पेरेंट्स को बड़ा अजीब लगता था कि कम से कम 5-6 घंटे के लिए छुटकारा मिल जाता था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब ये किस तरह के पेरेंट्स हैं, ओके, जिनको बच्चों से छुटकारा चाहिए? मेरी तो समझ में नहीं आती है। मतलब आप ऐसे आप हंसी में मजाक में बच्चों को बोल दो, अरे ये तो शैतान है, राक्षस है, दिमाग खाते रहता है, ये करता है, वो करता है। मगर रियलिटी में तो कोई पेरेंट ऐसा सोच ही नहीं सकता है, ना सोचना चाहिए कि 6 घंटा छुटकारा मिल गया कम से कम, भला तो तेरी। मजाक में कर सकते हैं और हम सब मजाक करते हैं कि अरे ये तो सर ये वही पेरेंट हैं, ये वही पेरेंट हैं जो हाँ, 1 साल या 9 महीने के बच्चे को रोता हुआ जब देखते हैं तो बजाय गोद में लेने के उसको हाँ, मोबाइल पकड़ा देते हैं मोबाइल पकड़ा देते कि हैं, वो करेक्ट। शांत हो जाए, मोबाइल देख के शांत हो जाए हाँ वो। हाँ, ये वही नहीं पेरेंट है। तो यहाँ पे, हाँ तो जी यहाँ पे बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को एड्रेस करने की जरूरत है कि आपने बच्चे तो पैदा कर लिए हैं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी कुछ बिल्कुल। बनती है, ठीक है? और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपको सिर्फ अपना ऑनेस्टी मेंटेन करना है और कुछ नहीं। आपसे बच्चे अगर आकर के 25 सवाल करते हैं और उसमें से मान लो 18 सवाल आपको पता नहीं है, तो आप बिल्कुल बेशक उनको बताओ कि बेटा पता नहीं है, चलो हम साथ में ढूंढते हैं। और आपके हाथ में सेल है, लैपटॉप है, आईपैड है, यूट्यूब है, गूगल है। यूट्यूब बच्चे देख लेंगे, इससे हम डरते क्यों हैं? यूट्यूब पे तो बहुत ही ज्ञान की चीजें भरी हुई है। मतलब मैंने बच्चों को देखा है, कुछ बच्चों को जो किसी भी चीज पे यूट्यूब करके वो एट पार आ जाते हैं, 2 घंटे के अंदर वो 10 चीज ऐसे ऐसे सुन करके आपको लेक्चर दे सकते हैं यूट्यूब पे। तो हम यूट्यूब से डरते क्यों हैं? बिल्कुल हम गेम से डरते क्यों हैं? अगर बच्चे ने गेम्स खेल लिया, बेचारा नीचे नहीं जा पा रहा है, खेल उछल कूद नहीं कर पा रहा है, अगर गेम्स उसने 2 घंटा खेल ही लिया तो क्या नुकसान हो गया?
मैं तो सिंगापुर में एक प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रहा था, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट द गेमिंग माइंडसेट इन ग्रोन अप पीपल। और वो गेमिंग माइंडसेट ये था कि गेम्स में जब आप गाड़ी चलाते हो तो इधर टक्कर लगता है, उधर टक्कर लगता है, उलट जाता है, पलट जाता है, फिर से स्टार्ट करते हो। इन रियल लाइफ यू नीड दैट रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तो इट हेल्प्स यू। मेरा खुद का बच्चा अभी 19 साल का है, और ये इतनी गेम में मतलब ये कर रहा था कि जब 17 साल में इसने बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाना सीखा, तो मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं अगर गेमिंग जैसा करने लगा तो ये तो कहाँ ठोकेगा कुछ। मगर टचवुड कहीं कुछ नहीं, इतनी रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाता है अभी। तो मैं ये बोलता हूँ कि लोग जो डरते हैं कि गेमिंग से नुकसान होता है, वायलेंस से नुकसान होता है, मैं आपको बताऊं वायलेंस से भी नुकसान नहीं होता है। जब एरिस्टोटल और सोक्रेटिस और प्लेटो इनके टाइम में जब ग्रीक थिएटर हुआ करता था, उसमें मर्डर सीन्स होते थे, तो वो एरिस्टोटल का पोएटिक्स जो 18 पेज का है, उसमें बाजाबता जिसके ऊपर सारा नाट्य शास्त्र वेस्ट का जो है डिपेंडेंट है, जिसने वो वही 18 पेज का पोएटिक्स जो है, उसमें क्लियरली मेंशन है बहुत ही इलैबोरेट तरीके से कि जब लोग उस समय में मर्डर देखते थे स्टेज पे, तो उनके अंदर जो दानव प्रवृत्ति रहते थे, जो विलेनस चीज, उसका खुलासा हो जाता था। परगेटरी हो जो वो उसका एक पगेशन होता था, तो वो उनके दिमाग से निकल जाता था। तो मुझे लगता है कि हम जरूरत से ज्यादा डरते हैं, जरूरत से ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं। आज बच्चा आपका अगर 7 साल का है और 9 साल का है, आप यकीन मानो 10 साल के बाद आपका कोई कंट्रोल रहने वाला है नहीं। वो वही करेगा जो उसको सही लगेगा, जो उसकी एक अलग दुनिया बनेगी 20 साल के बाद, और आपका उसमें कोई बिल्कुल सही बात। आपका कंट्रीब्यूशन यही होगा कि आप उसको कैसे क्या चीज हैंडल करना सिखाते हैं। आप कंट्रोल करने बिल्कुल की सही। जगह उसको आप हैंडल करना सिखाएं कि क्या अगर यूट्यूब भी देखते हो बेटा, तो क्या टिकटॉक देख रहे हो कि ये देख रहे हो कि कुछ ढंग का चीज देखो। और जी कि मेरे ख्याल से हमें माता पिता बड़े होने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। हमें संवेदनशील होना ज्यादा जरूरी है। कोई बच्चा आकर के बिल्कुल पूछ सही रहा है, बात। हमें अगर पता नहीं है, तो वो हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम भी सीखें। तो मैं तो समझता हूँ बिल्कुल। कि रिवर्स पेरेंटिंग होना चाहिए जो बच्चे दिखाते हैं। और बच्चे जी तो बच्चे तो इरिटेट कर ही नहीं सकते हैं। मतलब क्या 10 बार आपसे सवाल पूछते हैं, आपने नहीं पूछा है क्या सवाल? जब आप बच्चे थे आप भी पूछते थे। तो अब आपकी बारी है, अब आपके बच्चे की बारी है आपके लिए। वो बड़ा होगा तो उससे दिक्कत भी यही है, पूछेगा। दिक्कत यही है सर कि जब हम बड़े होते हैं तो हम ये भूल ही जाते हैं कि हम भी कभी बच्चे थे, हम हाँ भी ऐसा ही किया करते थे। हाँ, और बच्चों को हम उसी बात पर डांटते हैं जिस पर हम सबसे अधिक डांट खाया करते थे। ये एग्जैक्टली। दिक्कत हो जाती है कि हम अपने बचपन को कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं, बल्कि दफन कहीं कर देते हैं। एक बात पल्लवी ने बहुत अच्छी कही और लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कि अगर आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, अगर 1 साल खराब भी हो जाता है, अगर आपका बच्चा 4 में है और 4 में ही रह जाता है, कोई प्रलय नहीं आएगी, कोई दुनिया नहीं कोई पलटेगी, दिक्कत सब नहीं, कुछ वैसा बिल्कुल ही रहेगा। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि ये कोई क्यों नहीं समझना चाहता। ये तो खैर नॉर्मल में भी था, बच्चा अगर फेल हो गया मतलब घर में उससे बड़ा मातम हो नहीं सकता हमारे समाज में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं इस बात का जवाब आप तीनों से चाहूंगी, पल्लवी ने तो ये कहा ही है, कि आखिर हम अपने बच्चों से इतनी उम्मीदें क्यों बांध लेते हैं कि वो घड़ी के टिकटॉक के साथ और कैलेंडर के पेजेस के साथ वो अपडेट रहे, वो 1 साल भी अपने क्लास में ना रुके किसी भी वजह से, और उन्हें बिल्कुल भागते रहना है। इतनी उम्मीदें बच्चों से बांधने की जो प्रवृत्ति हमारी है वो क्यों है, और बच्चा इससे कितना अ, अपने आप को जोड़ पाता है? अभिनीत आप बताएं कि ऐसा क्यों करते हैं पेरेंट्स कि सब कुछ अपडेट होना चाहिए? हमको थोड़ी गलती करने का भी मौका बच्चों को देना चाहिए कभी कभी। अभिनीत आप क्या सोचते हैं इस बारे में? I think what we have prioritized in 2020 is we have prioritized sleep. एंड इससे पहले नॉर्मल जो एक्चुअली हमें वापस नहीं जाना है कुछ चीज़ों में,
इज कि लोगों को एग्जॉस्ट कर देना या लोगों को हमेशा अप टू डेट रहना या अपने आप को पूरी तरह एक्सेलरेट कर लेना कि कैपिटलिज्म के आप वो बन जाएं एम्बेसडर। उसके कैपिटल, हाँ, आप उनके उनके सिंबल बन जाए, बिल्कुल। हमेशा इर्द गिर्द बन जाएं और आप उसके भूल जाए कि आप पहले इंसान हैं और फिर आप रोबोट हैं। क्योंकि इससे पहले क्या हम सबको रोबोट बना दिया गया था, हमें एक मोल्ड बना दिया था। और मैंने भी यही एक्सप्लोर किया जब मैंने इंडिया 17-16 साल की एज में छोड़ा था, जब मुझे कुछ नहीं मालूम था। तब आई थिंक the whole proverb ignorance is bliss was quite often used. अब ignorance is bliss is not used that often. बिकॉज अब तो तो मुझे यू लगता है कि कांट अगर इग्नोर। हम उस कुछ यू कांट इग्नोर, एंड अब ऐसा हो गया कि अच्छा आपको हाँ, जूम चलाने बहुत, नहीं हाँ, आता है तो शेमफुल लेट्स है। शेम हिम। आपको आपको यूट्यूब नहीं आता अपलोड करने, तो लेट्स शेम हिम। तो अब हाँ, ये चीज नॉर्मलाइज हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, कुछ और चीजों में शेम आ गया। अब जैसे मैं अपने गांव वापस गया था एमपी में, वहां पे अब शहरी चीजें आ गई हैं। अब मुझे वो देख के अजीब लगता है कि वहां पे डांस क्लासेस जैसे यहाँ होते हैं मिरर के सामने, और वो वीडियो पूरा प्रोड्यूस करने लगे हैं। वो सारे सब चेंजेस अच्छे हैं, बट अब बच्चों में क्या हो गया कि उनको वैसे ही दिखना है। उन्होंने अपना स्टैंडर्ड कुछ अलग ही बना लिया कि शहरी बच्चों तक का स्टैंडर्ड कैसे भी हमें तक पहुंचना है, जबकि इट्स ऑल वेरी सुपरफिशियल इन मेनी वेज। तो आई थिंक अपडेट, द वर्ड अपडेट इन व्हाट सेंस, लाइक बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में। ये काफी बिल्कुल। लोग बताते नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस बिल्कुल। समथिंग यू रीड, आपको जनरल नॉलेज मालूम है, आपको देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं वो मालूम है, आपको ये मालूम है कि आपकी देश की जीडीपी कितनी है, ये सब नॉर्मल है। बट उनको ये नहीं बताया कि अगर पोल्यूशन से आपको टैकल करना है, जो दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है इस वक्त, वो बच्चे कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि 9 साल या 10 साल के बच्चे ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है कि पोल्यूशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। एंड बहुत ही सिंपल वेज उसने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसने कोई ऐप बनाया है जिससे यू कैन रिपोर्ट अ लॉट ऑफ पोल्यूटिंग प्लेसेस इन योर नेबरहुड। पोल्यूशन होता है तो कम्युनिटी के थ्रू होता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इफ यू नॉर्मलाइज दीज थिंग्स विद किड्स, देन आप अपडेटेड हैं, आप अप टू डेट हैं, आपको मालूम है कि बिल्कुल। आपके देश में क्या हो रहा है। ये नहीं कि आप अपने ही लाइफ में जी रहे हैं और अपनी ही चार लोगों के सामने स्मार्ट दिख रहे हैं, क्योंकि जब आप बाहर आते हैं तब आपको काफी बड़े लोगों के साथ बिल्कुल। चैलेंज एक्सेप्ट करना। तो ये चीज बच्चे अब सीख, अगर हम उसको नॉर्मल करें कि नहीं, अगर आपको कुछ चीजें नहीं आती बट आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, तो इट्स बेटर। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी जो 8 साल की नीस है, वो काफी लोगों से जब मिलती है, जब बिल्डिंग के लोग मिलते हैं, वो काफी अलग है। इमोशनली इंटेलिजेंस उसका बहुत अलग लेवल पे है, क्योंकि उनके घर में एक्चुअली सिखाया जाता है कि हमेशा वेल बिहेव्ड रहना है, हमेशा ही जो वो बोले वो सही है, और जो ये बोलेगी वो गलत है। तो मैंने उसको ये सिखाया कि नहीं, यू हैव टू अग्री टू डिसअग्री ऑल्सो। अगर वो आपको कुछ बोल रही तो आप उसको वापस यू कैन काउंटर एंड से बहुत कि नहीं, ये खूबसूरत गलत है। बात अभिनीत, बहुत खूबसूरत बात है। और सचमुच हमें अगर जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीनी है तो कुछ चीजों को नॉर्मलाइज करना हमें सीखना होगा और सिखाना भी होगा। और खास तौर पे बचपन, क्योंकि बचपन पे हम जोर इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि वो एक गीली मिट्टी होती है। आप पके हुए दिए को नया शेप नहीं दे सकते, लेकिन गीली मिट्टी के दिए को आप चाहें तो कुछ अलग शेप दे सकते हैं। बिल्कुल। तो बचपन कच्ची मिट्टी होता है, तो वहां पे जितना हम सिखा देंगे, गांधी जी ने कहा था कि जो हम शुरुआत के 5 साल तक सीखते हैं, दरअसल वही हमारा संस्कार होता है। तो सही बात वही है, 5 को आप बढ़ा भी सकते हैं, 15 साल तक भी आप कर सकते हैं। हम जैसे लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उतना फ्लेक्सिबल नहीं भी होता है। आपने बहुत खूबसूरत बात कही। इसमें मैं एक चीज और जोड़ूंगी, एक चीज को और नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, और जितना ज्यादा हो सके। और वो एक चीज है रोना, जिस पर हम सबसे पहले रोक लगाते हैं। हमने ऐसे माँ बाप को देखा है, बच्चा रो रहा है, कुछ कह रहा है तो पहले बोलते हैं चुप, पहले चुप हो जाओ, पहले रोना बंद। बच्चा बच्चा और भी रोने लगता है फिर।
चुप, एकदम चुप, मुंह बंद। ये लॉग आउट कर गई कुछ। देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में, जहाँ प्रतिमा जी ने ये बताया कि रोना बिल्कुल नहीं रोना है। हम लोग सॉरी प्रतिमा जी के आने तक मैं सॉरी बता सॉरी दूं थोड़ा सॉरी सा। सॉरी सॉरी मेरा नेटवर्क डाउन हो गया था। आई एम सॉरी। अगर मैं आपको सुनाई दे रही हूँ आप सबको, तो हाँ हाँ मेरी आवाज पहुंच रही है अब आप हाँ तक? जी। तो मैं बुरी बात कह रही थी, फिर नेटवर्क मेरा डाउन होता तो अच्छी बात थी। लेकिन मैं बीच में ही गायब हो गई। तो मैं यही कह रही थी कि रोना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, हमारे बीच आज जो एक बहुत ही प्यारी सी हमारी टीचर, हमारी दोस्त, हमारी काउंसलर बैठी, रीना पंजी, उनका एक बहुत प्यारा इनिशिएटिव है, आओ रोएं। कैन यू इमेजिन कि आप, हम किसको कहते हैं आओ रोएं? एक मैंने कहीं एक स्लोगन पढ़ा है कि दोस्त वो होता है, असली दोस्त वो होता है जब आप कहते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, तो वो कहता है ठीक है अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो आपकी प्रॉब्लम वो समझ सके, आप रोना चाहते हो, आपको कोई ऐसा कंधा मिल सके जो आप रो भी सकें और आपकी बात कहीं बाहर ना जाए, या आपको कोई जजमेंटल ना हो आपके रोने के प्रति। तो रीना जी, आप बताएं, आओ रोएं क्या आपका इनिशिएटिव है, क्यों है, और इसका इस लॉकडाउन में से क्या संबंध है या क्या हो सकता है हमारे अवसाद से, हमारी निराशा से? प्रतिमा जी, अभी आप जब इसमें से लॉग आउट हो चुकी थी तो मैं यही बात जिक्र करना चाह रही थी। देखिए हम लोग बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज बच्चों के लिए करते हैं, जिसमें कथा समय है, बुक्स डोनेशन है, कहानियां पढ़ना है। उसी के साथ हमने जब देखा बच्चे आ रहे हैं हमारे साथ कहानी पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ हमने एक नया काम शुरू करा जिसका नाम हमने रखा आइए रोइए। आप हमारे पास आइए, हंसिए तो आप सबके साथ जाके, सबके साथ आप हंस सकते हैं, लेकिन अगर रोने के लिए सच में कोई आपका रोना सुनने वाला नहीं है तो हम तो हैं। तो उसमें हम और 4-5 मैं फ्रेंड का ग्रुप मुंबई है और आकर हम लोग पक्का आपसे उसमें मिलने बच्चों की बातें मुंबई आके सुनते हैं। पक्का मैं आपसे मिलने वाली हूँ। जरूर स्वागत है आपका। बिल्कुल, आप घंटों हमें अपनी बात बताइए और हम साथ में बच्चों को ये विश्वास दिलाते हैं, बच्चे या बड़े जो भी हमसे बात करते हैं, बड़ों को हम थोड़ा सा, क्योंकि हम बड़ों के को समझते हैं कि उनके वो और भी जगह जा सकते हैं, तो हम उनसे उनको ये बताते हैं कि हम तुम्हारी बात किसी और से नहीं कहेंगे। और जब हम उनको पक्का विश्वास दिला देते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बच्चे ऐसी ऐसी बातें हमें बताते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि इतना छोटा बच्चा, 10 साल का, 12 साल का, 8 साल का बच्चा इतना ज्यादा सोचता है। तो मुझे लगता है बच्चे, जिन बच्चों को हम बहुत ही नासमझ या छोटा या वो तो बहुत ही समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। और वो इतना ज्यादा किस किस के बारे में सोचते हैं, वो अपने माता पिता के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज, अपने देश, सबके बारे में सोच रहे हैं, जिस चीज को हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो मेरा सबसे पहले तो कहना यह है पेरेंट्स से कि आप सबसे पहले बच्चे को ना समझ मत समझिए। उससे जब भी आप बात करते हैं तो एक एडल्ट पर्सन के हिसाब से आप उससे बात कीजिए, जिससे कि वो अपनी बात आपको आपसे इस तरह से साझा कर सके कि हाँ, जो उसकी बात सुन रहा है वो भी उतना ही मैच्योर है जितनी मैच्योरली वो बात कर सकता है। और बच्चों के पास दूसरी चीज ये कहूंगी कि बच्चों के पास जो चीजें हम समझते हैं कि नहीं ये बच्चे अब ये करने लायक नहीं है, अभी तो बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, ऐसा नहीं है। उनकी भी उम्र है, वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कुछ सोच सकते हैं। वो जो समाज के जिस दायरे में रहते हैं उसके हिसाब से बहुत कुछ सोचते हैं और समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। एक और चीज है, कभी कभी हम लोग, क्योंकि नए जो पेरेंट्स हैं, आजकल के पेरेंट्स हैं, उनके बारे में कहूंगी कि बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन देने की कोशिश करते हैं बच्चों को। जैसा कि अभी हाँ, पहले भी बात हुई ये भी हमारी कि बहुत नहीं, सही है। तुमको मतलब इस कंफर्ट जोन के जी, तो ये जो कंफर्ट जोन है उसमें भी बच्चा उकता जाता है, उसे कंफर्ट जोन की जरूरत नहीं है। उसे इस कंफर्ट जोन से बाहर, वो भी चाहता है वो लड़े भिड़े और जो कुछ सामने आ रहा है उसको वो देखे और उसका साहस से सामना, वो जानता है उसको। जो ये हमारा लॉकडाउन का समय था, बच्चा ज्यादा अच्छा, अगर उसको हम छोड़ देते, उसके हिसाब से छोड़ देते, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से उसका सामना कर सकता। लेकिन हमने ऐसा समझा ही नहीं। हमने क्या समझा, हमने हर चीज, चलो झाड़ू लगाओ साथ में, चलो हमारे साथ में खाना बनाओ, चलो जाओ सब्जी ले आओ। क्योंकि माँ ने कहा सब्जी लाओ, इसलिए बच्चा सब्जी लेने गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो अपनी मर्जी से सब्जी ले, उसने नहीं सही कहा। बात। तो यहाँ पर थोड़ा सा
काउंसलिंग वे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगी बच्चे को थोड़ा सा उसकी मर्जी से जिम्मेदारियों का एहसास करने दीजिए। और ये सिर्फ लॉकडाउन की तरह का समय नहीं है, क्या बात है, आप रोज सही की बात है, जिंदगी में भी बच्चों को जिम्मेदारी सिखाइए। जिम्मेदारी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी घर के छोटे छोटे, अपनी चादर खुद लगाओ, अपने बुक्स खुद लगाओ। वो बच्चे कब कब सिखाते हैं बच्चों को? जब बच्चा 8-9 साल का होता है। 8-9 साल तक तो बहुत कुछ सीख जाता है, जैसे कि हमने कहा कि 5 साल तक बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। और बच्चे, पेरेंट्स डरना कब शुरू करते हैं कि अब बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा है, जब वो 13-14 सही की उम्र संघर्ष में शुरू आ होता है। जाता है। तो फिर डर के क्या फायदा? अब तो बिल्कुल, बच्चा बड़ा हो चुका है, अब तो वो जानता है उसे क्या करना है। तो जो समझाने का समय होता है, जो संस्कार, अगर संस्कार सही में आप कहते हैं जो संस्कार हम देना चाहते हैं, वो समय तो बचपन से, जब से वो पैदा हुआ है तब से उसे दीजिए। आप वो सब करिए जो आप अपने बच्चे बिल्कुल, से बिल्कुल, चाहते बच्चों हैं। के लिए ये ध्यान रखिए। जी, जो जी, न्यू पेरेंट, बिल्कुल, जो यंग पेरेंट हैं वो हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चा ये ना करे तो सबसे बिल्कुल, पहले हम ये ना करें, तभी बच्चा सीखेगा। हमें देखकर माँ और पिताजी जो होते हैं वो सबसे पहले बच्चों के टीचर बिल्कुल, होते हैं, इसीलिए कहा जाता है बिल्कुल, घर सबसे पहला टीचर होता है। स्कूल की जो टीचिंग है वो सच में वो बहुत डिफरेंट है, वो भी एक टीचिंग है, लेकिन आप किताबों को छोड़ दे तो स्कूल में जाकर बच्चा बहुत कुछ सीखता है, वो जो घर में सीख ही नहीं सकता है। वो जो केयरिंग शेयरिंग है वो बच्चा स्कूल में सीखता है। अगर आप ये कह दें कि 1 साल उसने क्या मिस किया है, उसने बहुत बिल्कुल, कुछ मिस किया है। अगर स्कूल में 1 साल बच्चा नहीं गया है तो मैं इस बात से थोड़ा सा कम इत्तेफाक रखती हूँ। उसने कुछ बहुत कुछ, कोई बात नहीं, वो साल, ये मैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसने, अगर उसका 1 साल पढ़ाई में लूज हो गया है, यानी फोर्थ का फोर्थ में रह गया, फिफ्थ का फिफ्थ में, हुँ, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है एकेडमिक्स में अगर वो कम रह गया। मिस किया लेकिन उसने, बावजूद बिल्कुल, उसके, आप बच्चों से बात करके देखिए, उन्होंने 1 साल बिल्कुल अपने मित्रों को उन्होंने मिस किया है। वर्चुअल लाइफ कोई लाइफ नहीं होती है। जो पास में मिलकर एक दूसरे को सही, टच करके, जो एक दूसरे को धक्का मार के, जो एक दूसरे को प्यार करके, हक करके जो बच्चे बिल्कुल, सीखते हैं, बिल्कुल उसका सही अंदाज बात ही कुछ अलग है। तो हमें बिल्कुल इन सही बातों का बात है। बहुत ध्यान बहुत ही रखना खूबसूरती है। से और फिर से आप लोगों से मैं, जो भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनसे मैं कहूंगी कि जरूर आइए, रोइए इस तरह के आइए, क्योंकि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसी तो कुछ है नहीं, एनजीओ नहीं है। जगह जगह पर ये सब चीजें बननी चाहिए, जिससे कि जो बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है हम्म, उनको बाहर निकालना मुझे चाहिए। लगता है रीना जी, आइए रोइए तो बच्चों से बड़ों के काम आता है। बच्चे तो फिर भी रो लेते हैं, बड़े तो बेचारे चाहकर भी नहीं रो पाते, उनका मन होता है तो उनका पटकने का, लेकिन उनको अपने बड़े होने का इतना बोझ होता है उनके सर पे कि इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, कितना हम जी इग्नोरेंस कुछ भी नहीं सकते। तो हमें हर पल अपने आप को स्मार्ट भी दिखाना है और रोने से भी रोकना है और बहुत कुछ अपने अंदर जमा करके रखना है। ब्रह्मानंद सर हमारे साथ आ गए हैं फिर से बीच में। मैं फिर से उनसे एक सवाल करना चाहूंगी जो बहुत जरूरी है। आपने अभी कुछ देर पहले ये कन्फेस किया हमारे सामने कि आपकी, यानी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बच्चों को ध्यान में रख के फिल्में नहीं बना रही है, या उसको वो नहीं समझती कमर्शियल एस्पेक्ट से कि वो फायदेमंद नहीं है। मगर आपने ये रिस्क लिया, आपने बनाई एक पिक्चर। हम उसकी प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया क्या थी, और उसके बारे में आपने कैसे सोचा, उसकी जरूरत आपको क्यों लगी, और बनने के बाद क्या आपको लगा कि क्या फीडबैक आया है, इस पर हम संक्षिप्त में जानना चाहते हैं आपसे, ब्रह्मानंद सर। तो हमारा सेंट्रल आइडिया यही था जो आज का हमारा मुद्दा है, कैद में बचपन। क्योंकि ये ऐसे बच्चों की कहानी थी कि जो 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड और 6 करोड़ सिर्फ इंडिया में बचपन क्या होता है जान ही नहीं पाते हैं। वो 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा कारपेट फैक्ट्रीज में, चूड़ियों की फैक्ट्री में, फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में, जड़ी फैक्ट्री में, 50 तरह के किरानों के दुकान में 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा ये लोग काम करते हैं। 2 वक्त की रोटी उनको बहुत ही घिनौने तरीके से सामने दे दिया जाता है। और खेल क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है, ये तो उन्हें पता ही नहीं है। तो इसमें कैलाश सत्यार्थी जी हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है इसी वजह से कि जिन्होंने पिछले 30 साल से छापे मार के इस तरह के गैर कानूनी धंधे, क्योंकि उनका काम है, उनका राइट है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू चाइल्डहुड, राइट टू प्ले,
तो ये सब कानून बने हुए हैं, मगर कानून का कोई पालन नहीं करता है। ये फैक्ट्रीज इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पैसे बहुत कम देने पड़ते हैं बच्चों को, और काम बहुत वसूलते हैं, और बिल्कुल गधों की तरह काम करवाते हैं। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट इशू था, तो हमने इसके ऊपर कहानी लिखी और हमने सोचा कि फीचर फिल्म बनाते हैं, क्योंकि फीचर फिल्म का रीच बहुत ज़्यादा है। तो एक्टर्स, नॉन एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, तो ये सब तो दिव्या दत्ता थी, संजय सूरी थे, बमन ईरानी थे, तनिष्ठा चैटर्जी थी, गोविंद नामदेव थे, जॉय सेन गुप्ता थे। तो ये सब लोगों को लेकर के ये फिल्म हमने बनाई। तो बॉक्स ऑफिस पे तो बहुत ही बुरा हाल रहा फिल्म का, क्योंकि ये सब फिल्में है ही नहीं, और हम लोग सोच रहे थे कि नहीं शायद अच्छा रिस्पॉन्स हो, मगर बिल्कुल ही नहीं हुआ। मगर तीन सेगमेंट्स में इसका इतना ज़्यादा, 4 सेगमेंट्स में कहूँगा, जो इसको एकदम से वेलकम किया गया है। एक तो है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे पोलारिस, हैटैग, लव 146, यूनिसेफ, ये सब जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वैसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ भी चिल्ड्रंस राइट्स ये सब के ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो ये फिल्म को दिखा करके अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है फिल्म के साथ। दूसरी है कि कैलाश सत्यार्थी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन, वो इस फिल्म को गांव-गांव में दिखा करके और ह्यूमन ट्रैफिकर्स को पकड़ रहे हैं। वो फिल्म दिखाते हैं, फिर लोगों से पूछते हैं कि वो जो गोविंद नामदेव जी वाला कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर से मिलता जुलता कौन आता है गांव में, कैसे बच्चों को ले जाता है। तो लोग उनको बता देते हैं और फिर वो उनके पीछे पड़ते हैं और उनको फिर पकड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है तो उस फिल्म के साथ। तीसरा, फिल्म फेस्टिवल्स में तो खैर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा ही है। 27 फेस्टिवल अभी तक जा चुकी है, करीब 17 अवार्ड्स फिल्म को आ चुके हैं अलग अलग तरीके से। तो फिल्म फेस्टिवल तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहा ही है, मगर सबसे ज़्यादा जो एनकरेजिंग चीज़ वो है कि स्कूल्स बहुत चाव से फिल्म को दिखा रही है। और हमने सोचा था कि स्कूल्स दिखाएगी ज़रूर, मगर हमने सोचा था कि शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर कॉज है इसके वजह से, मगर स्कूल दिखा रही है क्योंकि फिल्म की कहानी उनको बहुत अच्छी लग रही है। उसमें एक फोक स्टोरी लिया गया है, एक चिड़िया जो अपना एक दाना लेकर के घर जा रहा है, वो गिर जाता है खुट्टे में, और बड़े खुट्टा चिरो खुट्टा वाला जो अपना फोक स्टोरी है, जो हमने सुनिधि चौहान से गवाया है फिल्म में। जी जी। तो वो गाना उस 9 साल की बच्ची के लिए, उसके 7 साल का जो भाई था उसके लिए बेड टाइम लोरी जैसा था, वो रोज सुनता था और सोता था। तो जब भाई उसका खो जाता है ये बॉन्डेड चाइल्ड लेबर के बैकड्रॉप पे, तो वो डिसाइड करती है कि हमें तो भाई को ढूंढना है। उसको बहुत प्यार था अपने भाई से। तो वो जब ढूंढना शुरू करती है, तो वही गाने को लेकर के आगे बढ़ती है। तो उस गाना में जैसे वो बढ़ई राजा के पास जाता है, फिर राजा रानी के पास जाती है, रानी भी ना बोलती है तो चिड़िया सांप के पास जाती है कि रानी डसो रानी, फिर उसके बाद वो लाठी के पास जाती है कि सांप को मारो, सांप को, ऐसे करके न्याय के लिए बहुत दूर तक जाती है वो। हाँ, बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि शी इज डिटरमाइंड कि उसको वो दाना छुड़ाना है भाई को। हाँ, और फिर तो हाथी के पास जब जाती है, तो हाथी से वापस समंदर, समंदर से आग, आग से लाठी, लाठी से रानी, रानी से राजा, राजा से बढ़े जाकर के वो खुट्टा चीरता है और वो दाना लेकर के जाती है। तो ये लड़की जब भाई को ढूंढना शुरू करती है, तो जिस तरह से वो मिठाई वाले को, रिक्शे वाले को, एसपी को, कलेक्टर को, जुडिशरी को, जर्नलिस्ट को, एक्टिविस्ट को मिलते जाती है, एक से एक कड़ी जो जुड़ता जाता है, वो उसी कहानी के जैसा इसके दिमाग में चलता है। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स थे, वो जैसे ही उन लोगों ने देखना शुरू किया, तो उनको लगा कि ये फिल्म अगर हमारे बच्चे देखें और उस 9 साल की लड़की के जैसा जो एक रोल मॉडल बन सकती है,
के जैसा बने, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है, गोल है, फोकस है, करेज है, कॉन्फिडेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है, और एबिलिटी टू रिलेट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, फोक स्टोरी विथ रियल लाइफ है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हो जाती है बच्चों के लिए, ये सीख। तो स्कूल्स ने उसको लैप अप करना शुरू किया, और जब झलकी जो भी करती है, फिल्म का जब स्क्रीनिंग होता है स्कूल में, तो बच्चे एकदम मतलब हर चीज पे ताली मारते हैं और खुश होते हैं। और फिर कई स्कूल्स ने तो इस फिल्म को लेकर के क्यूरिकुलम में भी कुछ न कुछ अपना डालना शुरू कर दिया है कि झलकी से हमें क्या सीखने को मिलती है, कैसे हमको करना चाहिए, आपके लिए कौन सा प्रॉब्लम इसी तरह का सबसे अहम है, सबसे जरूरी है। तो ये फिल्म को लेकर के ये 4 प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, खास करके स्कूल से। तो मेरे ख्याल से कमिंग बैक, इस तरह की फिल्में अगर बनती है तो मेरे ख्याल से स्कूल शुड बी शोइंग, और ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है जहाँ पे स्कूल्स में क्यूरिकुलम में ये सब चीजें हमको फिट करनी चाहिए, शायद बहुत ज्यादा फायदा बहुत ही खूबसूरत बात है। मिस्टर आर्यन शर्मा हमें लगातार देख रहे हैं और उनके कमेंट लगातार हमको मिल रहे हैं। उन्होंने आपकी इस बात पर एक बात कही है कि कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनका सफल या ना होना, असफल होना उनका मापदंड नहीं है। उनका मापदंड कहीं और से तय होता है, जैसे झलकी का तय हो। झलकी जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी वो उसमें कामयाब रही है, ये बड़ी बात है। और आपको सैल्यूट है सर कि आपने ये जानने के बावजूद कि शायद ये बॉक्स ऑफिस पर आपको वो रिस्पांस ना दे, आपने ये बनाया और इसकी जरूरत को समझा। और मुझे अफसोस जाहिर करना पड़ रहा है कि हमारे समाज में अभी हमारा सिने दर्शक इतना समृद्ध क्यों नहीं हुआ है कि वो ऐसी कहानियों के साथ खुद को पल्लवी कहीं और से, अच्छा ठीक है। नहीं, मैं पूरी तरह से उनको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि फिल्म रिलीज में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाती हैं, पब्लिसिटी, प्रोग्रामिंग, टाइमिंग, किस समय में रिलीज हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ गड़बड़, कहीं ना कहीं हम लोगों को इन गड़बड़ियों को कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा। और हमें उस, जैसे कि आप तारे ज़मीं पे फिल्म की हम बात करते हैं, जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, इसके पीछे की स्टार वैल्यू भी चल रही थी, तो वो फिल्म हिट हुई और जबरदस्त हिट हुई। लेकिन बहुत जरूरी है, अब हम लोग ही बहुत महसूस करते हैं कि बच्चों वाली फिल्म जो हम बच्चों को दिखा सके और ये उम्मीद कर सके कि बच्चा इससे कुछ सीखेगा, बच्चा इससे कुछ जानेगा। अभी कुछ फिल्में आई थी जो इंस्पिरेशनल बायोपिक, जैसे शकुंतला देवी, मैरी कॉम, इन सबको मैंने स्पेशली अपनी भतीजी को दिखाया कि वो देखे तो उसको ये आई कैन डू, वी कैन डू वाला जो एक फैक्टर है उसके अंदर आ सके, वो सोच आ सके। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि हम अपने फायदे से ऊपर उठ के कब सोचना शुरू करेंगे। हम बड़े जो होते हैं ना, वो फायदा हमारे लिए इतनी बड़ी चीज हो जाता है कि हम कुछ भी करते पहले फायदा क्या होगा, हमें मिलेगा क्या। अगर मैं एक राइटर हूँ, मुझे लिखना भी हो तो मुझे मिलेगा क्या। हम जब पहले ये सोचना शुरू कर देते हैं तो हम फिर उसके आगे वाली चीजों पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, तो वही है ना कि वो जो एक लाइन है ना कि ask not what the country can do for you, but ask what you can do for the country. तो I think the same thing, आप country को replace कर दीजिए society का शब्द डाल के, तो बात वही हो जाती है। हम सबका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत हाई है, और हम कोई भी चीज बगैर फायदे के करना नहीं चाहते हैं, जबकि सच ये है कि आप कोई भी चीज अगर अच्छे से करेंगे तो उसमें औरों का फायदा है, और अगर औरों का फायदा है तो आपका भी फायदा होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। फायदा सिर्फ पैसे से नहीं होता है, 10 अलग अलग तरीके के फायदे हैं जो जिससे होता है। सर मैं एग्जैक्टली यही कहने जा रही थी अभी कि ये भी हमें डिसाइड कर लेना होता है कि हम फायदा एक्चुअली कह किसको रहे हैं। कुछ नोट को कह रहे हैं, करेंसी को कह रहे हैं, कि अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन को कह रहे हैं, कि हमने समाज को कुछ दिया इस चीज के जो आपके अंदर एक उपजता है भाव, उसको कह रहे हैं। ये डिपेंड करता है। मैं अभिनीत से एक सवाल करूंगी। अभिनीत एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि आज का जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मानंद सर से कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड बच्चों के लिए क्या क्रिएट कर रहा है, अभिनीत उसके जो एक अल्टरनेट
जगह है, प्लेटफॉर्म है, उस पर अपना काम कर रहे हैं एज एन प्रोड्यूसर, राइटर, रिसर्चर, एक्टर। आप उन चीजों को क्रिएट कर रहे हैं जहां आज की यूथ जनरेशन बहुत तेजी से जा रही है, जैसे मेमे हुआ, आप जो अलग चीजें हैं, हम चाहते हैं इस पे आप कुछ बताएं, इसका ये क्या है, इसका प्रयोजन, इसका उद्देश्य क्या है और इससे क्या फायदा है? मीम्स एक्चुअली अब हर जगह देखे जा रहे हैं, व्हाट्सएप हो या आप कोई भी मार्केटिंग कैंपेन देख लो या एडवर्टाइजिंग देख लें या आप सोशल मीडिया जैसी आप देखते हैं, पहली चीज आप देखते हैं आप हंसते हैं। आप आपका पहला इंफॉर्मेशन अगर आपको अगर पॉलिटिकली अगर कुछ देश में हो रहा हो तो वो मीम्स के द्वारा लोगों को अब आजकल ज्यादा पता चल जाता है। और उसी से अब बच्चों ने क्या कर लिया है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जैसे आईआईटी हैं, मुझे रिसेंटली ये भी पता चला कि अब अगर किसी प्रोफेसर का मजाक भी उड़ाना हो तो एक सेपरेट प्राइवेट अकाउंट्स बन गए हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर कि उनकी खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। अभिनीत, बट इन अ वेरी मैं नाइस बता वे, दूं, लाइक जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे पास व्हाट्सएप तो नहीं था, हमारे पास कोई प्राइवेट अकाउंट नहीं हुआ करता था, फिर भी हम लोग कुछ निकनेम रख लिया करते थे अपने टीचर्स के एक सीक्रेट तो ग्रुप बना के। हाँ। यही सब अब बच्चों ने देख लिया कि अब वो प्राइवेट अकाउंट्स बना के इंस्टाग्राम पे ये कंटेंट अपलोड करते हैं और जो अंदरूनी जोक्स हैं, जो इनसाइड जोक्स बोलते हैं, वो लोग ज्यादा शेयर करने लगे और वो दैट्स हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ मीम्स। और मीम्स आर इन अ वे वेरी वायरल ऑटोमेटिकली बिकॉज वो अपने आप ही म्यूटेट होते जाते हैं इंटरनेट वर्ल्ड में और उसे ज्यादा समय नहीं लगता डिकोड करने में। तो और बच्चों को क्या है कि अगर मीम्स अगर उनको दिखाया जाए डेली बेसिस पे तो आप एजुकेशनल वैल्यू भी उसमें अटैच कर सकते हैं। और ये एक्चुअली अभी बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है एमआईटी और बड़े यूनिवर्सिटीज में कि मीम को हम नॉर्मलाइज और कैसे कर सकते हैं, हम मीम्स को स्टडी कैसे कर सकते हैं, मीम्स को हम एजुकेशनल आपने सिलेबस में कैसे स्पेशली इंट्रोड्यूस कर सकते मीम्स जो आपने क्रिएट किया है, आपकी फेवरेट क्रिएशन आपकी अपनी क्या है? आप किससे सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं अपने मीम्स के लिए? तो मैं एक्चुअली क्रिटिक करता हूँ आर्ट वर्ल्ड को जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, क्योंकि उस इंडस्ट्री में क्रिटिसिज्म नाम की चीज डिडंट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने मीम्स बेसिकली बॉलीवुड इंडस्ट्री के पुराने 80s और 90s फोटोज जो हैं वो मैंने इस्तेमाल करके काफी लोगों को जागरूक किया था कि हमारी हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है। तो वो उस समय बहुत 2017 में मैंने शुरू किया था और अब वो कुछ अलग लेवल पे पहुंच गया कि अब वो पुरानी चीज भी अब अभी भी वायरल हो रही है कि जो चीज मैंने 2017 में बोली थी वो अभी भी चेंज नहीं हुई है। तो जस्ट इमेजिन चेंज लाने में भी कितना वक्त लगता है। अगर आप मीम्स भी कर लें या आप सटायर कर लें या पॉलिटिकल जोक्स बना लें, चीजें जल्दी नहीं बदलती बिल्कुल और उसको टाइम लगता है बदलने में। तो बिल्कुल, कुछ चीजें तो अब कभी नहीं बदलती हैं। तो मीम्स एक जरिया बन गया कि काफी जो बच्चे हैं वो समझने लगे हैं। बट मेरे को लगता है कि उसको जितनी जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए एजुकेशनल फॉर्मेट्स में, लोग उतनी जल्दी कॉन्सेप्ट्स को समझने भी लगेंगे। तो आई थिंक वन थिंग मीम्स हैज डन फॉर बिल्कुल। मोस्ट ऑफ अस इज टू ब्रिंग एक्सेसिबिलिटी विच पहले नहीं था, क्योंकि पहले लोगों को ऐसा लगता है कि उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन मालूम है। और अब मीम्स आने की वजह से लोगों को कोई भी मुद्दा जैसे कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आ रही तब वो सब हर जगह तक पहुंच रही है। अगर वो कैंपेन हो, कोई पॉलिटिकल कैंपेन हो या किसी का प्रोपेगेंडा हो या कुछ हो, वो मीम्स के द्वार ही लोग जल्दी उसको ग्रास्प कर पा रहे। बड़े हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, उन्हें सबको मीम्स समझ में अच्छा, आते, भले आर्यन उनको आर्यन मालूम नहीं शर्मा हो। जी, आर्यन शर्मा जी चाहते हैं कि कोई मीम्स अगर आपके पास है, आप दिखा सकते हैं, कुछ ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं हाँ, आप तो? आप सिंपली आर्ट वर्ल्ड मीम्स सर्च करें हैशटैग फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, तो आपको अ, अ, मेरे सारा क्रिएशन मिल जाएगा। हाँ, बिकॉज वही आइडिया था कि उसको एक्सेसिबल रखना है, उसको प्राइवेट नहीं रखना है, या कोई अकाउंट फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको हैशटैग फॉलो करना और है आपने आर्ट एक वर्ल्ड बड़ी मीम्स। मजेदार बात बोली अभिनीत कि हमारे ग्रुप एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्रिटिक होने का या क्रिटिसाइज करने का जो पैटर्न है बहुत कम है। लोग अच्छी अच्छी बात ही सुनना चाहते हैं अपने बारे में। और एक गाने की लाइन थी, मुझे याद आ रहा है,
तुम हमें गुड कहो, हम तुमको वेरी गुड कहेंगे। तो And एक दूसरे की तारीफ करो। हाँ। You scratch my back, I हम्म। scratch yours, वो एक और वो है हाँ। कहावत। तो वो एक्चुअली अब वो जमाना चला गया है, और ये सोशल मीडिया एक्चुअली क्रिटिसिज्म को और बढ़ावा दे रहा है, और जो कि मेरे को लगता है इस देश बिल्कुल, और में जरूरी है, बहुत जरूरी क्रिटिसिज्म है। को बढ़ावा नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको लगता है वो गलत चीज है। नहीं, एक्चुअली क्रिटिसिज्म, critics are the true optimists of the society. If you don't have criticism, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, भले ही वो क्रिटिसिज्म गलत हो। आपको कुछ फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा, चाहे वो मीम्स के जरिए हो या सटायर के जरिए हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडियंस के जरिए हो, तो आपको और ये उसका बढ़ावा कितना देना प्रभाव पड़ेगा। है, अभिनीत, उसका कितना प्रभाव अब हम लोग भी ले रहे हैं। ये पिछले दिनों एक मीम बहुत ही फेमस हुआ था, यशवंत का था शायद, वो यशवंत मुखाटे का, रसोड़े में कौन हाँ, था, और वो कौन था? वो रसोड़ा और वो कुकर, वो पॉलिटिकल जोक में बन पॉलिटिकल गया था। था वो। हाँ। और तो जाहिर है कि उतना हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेवलप हो जाता है कि हमको सही बात पर हंसना आ जाए और सही बात पर हंसाना आ जाए। ये भी बहुत बड़ी समझ होती है जो कि डेवलप करने की कम से कम हमारी जो नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको बहुत जरूरत है। तो थैंक यू कि आप ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं जो अगर फिल्म जब तक नहीं बनना शुरू होती, कम से कम हम इधर आकर उम्मीद की निगाहों से देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बातचीत, और ये विषय जो पहले ही खारिज कर दिया था ब्रह्मानंद सिंह सर ने कि कैद में बचपन हो नहीं सकता, और हमने वहीं पर सरेंडर भी कर दिया था कि बिल्कुल कैद में बचपन नहीं हो सकता। बचपन को कैद करने की साजिशें और बचपन के बहाने हमारी जो नेचुरल ग्रोथ है उसको रोकने की जो कोशिश इस साल हुई है, चाहे किसी भी वजह से, उसको हम आगे जाएंगे और न्यू एबनॉर्मल को तोड़कर वापस नॉर्मल होएंगे। लेकिन जो हम पहले वाले नॉर्मल में गलतियां करते थे उसे रिपीट नहीं करेंगे। आखिर में मुझे मैं आप चारों मुझे से एक गुजारिश मुझे जी जी सर। मुझे एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जी बिल्कुल अक्सर बिल्कुल। अक्सर हम पेरेंट्स घबराते हैं कि बच्चे गलत ना करें, बच्चे मिस्टेक्स ना करें। एंड आई हाँ। थिंक कि सबसे सबसे बड़ी गलती शायद हमारे से वहीं पे हो रही है। हम जो मिस्टेक कर रहे हैं कि वो हमको निकालना चाहिए, क्योंकि हम सब ने गलतियां की हैं। हर जनरेशन गलती करता है और उसी तरह से सीखता है, समझता है। हेलो हेलो। हेलो। तो हाँ, तो हाँ मेरे ख्याल से मिस्टेक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। लेट गेटिंग बिल्कुल, फ्रस्ट्रेटेड, वो गलतियां करने दीजिए हमें, बिल्कुल सारी चीजें। और बिल्कुल। एक वो शेर है ना, किसका है पता नहीं, मगर है कि मन म- मंजिलें मिल मिल मंजिलें तो मिल जाती हैं भटकने के बाद भी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। निकले ही नहीं, बिल्कुल सही हाँ, बात है। तो अगर आप मिस्टेक्स करेंगे ही नहीं, अब अभी ऑफ कोर्स ये कोरोना टाइम में घर से निकले नहीं का एक अलग सिग्निफिकेंस हो गया है, मगर हाँ। अगर आप चीज ट्राई स्टे नहीं होम करेंगे, स्टे सेफ। हाँ हाँ, घर से निकलेंगे नहीं, मतलब आप कई सारी चीजें अगर ट्राई नहीं करेंगे, फेल नहीं करेंगे, हाँ तो सीखेंगे बिल्कुल। कैसे? तो ये मेरे ख्याल से। और कैद में बचपन तो अभी है, मगर कैद में बचपन हम कोरोना के बावजूद भी हम कराते हैं। अगर आप बच्चों को फ्रीडम नहीं दे रहे हैं तो वो कैद ही है। अगर बच्चों को आप बच्चों के लिए आपने 30 नियम बना दिए हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, वो सही है, ये गलत है, वो सही है। अगर हर समय बच्चों को इससे जूझना पड़ रहा है तो वो बचपन कैद में है। चाहे वो आपके पास करोड़ों रुपया है और आलीशान बिल्कुल मकान है सही और बात है। बहुत है, तो ये मेरे ख्याल से हम सब पेरेंट्स को समझना चाहिए और उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अभिनीत, आपकी नीज शायद आप हम प्रोग्राम में हैं, हम उनको बहुत सारा प्यार देते हैं। और व्हाट्स योर नेम बेटा? What's your name? आरना। आरना, ओके। ढेर सारा प्यार, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आरना, शायद वो ईयरफोन लगा है चाचू के कान में तो वो नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन चाचू ना बता देंगे कि हम क्या कह रहे हैं उनसे। और बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को, क्योंकि आप लोगों के होने से ही उम्मीद है। मैंने बहुत साल पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें एक बात थी कि अगर आप अपने बच्चे को रोकते हैं कि अमरूद के पेड़ पर मत चढ़ो, क्योंकि गिर जाओगे तो धूल लग जाएगी, मिट्टी लग जाएगी, चोट लग जाएगी।
तो सवाल ये है कि धूल तो आप झाड़ देंगे, मिट्टी को धो देंगे, चोट पर बैंडेज लगा देंगे, लेकिन जो बच्चा अमरूद के पेड़ पे चढ़ने का अनुभव है वो फिर कभी नहीं पा सकेगा अगर आप उसे रोक रहे हैं। बारिश में भीगेंगे, हम बड़े होकर बारिश से भीगने से डरते हैं, क्यों? क्योंकि बचपन में सिखाया गया है हमको जुकाम हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, हम दवाई खा लेंगे, लेकिन बारिश से भीगने का जो आनंद है वो कैसे मिलेगा हमें? बहुत सारी बातें हैं हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। जो पहला शब्द हम सिखाते हैं बच्चे को वो कहते हैं नो। बच्चा कुछ टच करता है नो, कुछ उठाता है नो, चलता है नो, बोलता है नो। वो नो जो है ना बच्चे की जिंदगी में इतना ज्यादा जम जाता है कि बड़े होने के बाद भी किसी की तरफ का माइक खुला है, तो वो फिर हम जब बड़े हो जाते हैं तो जाहिर है कि जब बड़े होने के बाद हम हर बात में फिर हमारे अंदर से आवाज आती है नो, ये कर ले नो, ये खा ले नो, वो नो हमारे प्रतिमा जी, अंदर घुस जाता है। हाँ हाँ प्रतिमा रीना जी, जी एक बात शेयर करना चाहूंगी एकदम 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 आपके नो कहने से। जी 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 मैं बहुत मेरी बेटी जो है बहुत टॉकेटिव रही है हाँ बचपन से हाँ ही। जब एक बार मैं उसके साथ घूमने जा रही थी तो मैंने एक दिन उससे ऐसे, वो पढ़ने का उसका बिल्कुल, उसको पढ़ना अच्छा जी नहीं लगता था, तो उससे मैंने कहा, एक दिन हम दोनों मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे तो हम दोनों बड़े फ्रेंडली वे में मैंने उससे बोला, बेटा तुम पढ़ाई के लिए नो क्यों बोलती हो? तो उसने मुझे कहा, आप भी तो मुझसे बहुत यस। चीजों के लिए नो बोलती हैं मम्मा, फ्रेंड्स के घर जाओ नो, खेलो नो। तब से मैंने सीखा कि मैंने अपनी जिंदगी से जो नो शब्द है उसको और मैंने कितना हटाने की खूबसूरत कोशिश करी। तो कैसे बच्चे खूबसूरत ऐसे ये हमें बात सिखाते है हैं। रीना जी कि हम जो कहते हैं ना कि ये जो ब्रह्मांड है, जो एनर्जी हम फेंकते हैं वो वापस हमारे पास आती है। हम बच्चों को इतना नो कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो समाज को बोलता है नो, प्यार करो नो, केयर करो नो, चिंता करो नो। वो फिर वो इतनी कमाल की समझ है अगर हम अपने अंदर विकसित कर लें। मैं एक छोटी बात शेयर करना चाहती हूँ, हालांकि ये मेरी कोई पर्सनल बात नहीं है, पब्लिक डोमेन पे है, बहुत लोगों ने सुनी होगी। गुलजार साहब और उनकी बेटी बोस्की यानी मेघना गुलजार के बचपन की बात है। और मैंने वो चीज, मेरे जब भी मैं बोलती मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे गूज़बम्प्स होते हैं वो सिर्फ सुन के कि एक किसी घटना का जिक्र गुलजार साहब करते हैं कई बार कि उन्होंने बचपन में इनका ड्राइवर था जो बोस्की यानी मेघना को लेकर कहीं गाड़ी में खड़ा था और गुलजार साहब ने कहा था यही खड़े रहना, बेबी को वहां मत जाने देना। जब गुलजार साहब वहां आते हैं तो मेघना वहां आसिम के पास खड़ी होती हैं, तो वो ड्राइवर को डांटते हैं कि तुमने क्यों जाने दिया बच्चे को वहां। तो ड्राइवर ने कहा बेबी ने कहा था ले चलो। तो गुलजार ने पूछा मेघना से कि तुमने क्यों कहा था? तो मेघना ने कहा मैंने नहीं कहा था, अंकल खुद ही यहाँ लेके आए हैं मुझे। तो मेघना से गुलजार साहब ने कहा झूठ बोलती हो। बस वो एक लाइन थी, उन्होंने कहा झूठ बोलती हो। मेघना 6 7 7 साल की थी उस वक्त। उन्होंने वो मुड़ी, गुलजार साहब की आंखों में आंखें डाल के देखा और बोला मैं झूठ नहीं बोलती। और गुलजार साहब का कहना है कि वो जो उसकी आंख में था उस 7 साल की बच्ची के, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और मैंने कसम खा ली कि मैं जिंदगी में इस बच्चे से ये नहीं कहूंगा कि तुम झूठ बोलती हो, क्योंकि उसको झूठ तो पता ही नहीं है। हमने उससे कहा कि तुम झूठ बोलती हो, तब वो समझ गया बच्चा कि एक चीज झूठ भी होती है जो बोली जा सकती है। तो हम बच्चे को बताते हैं कि तुम झूठ बोल सकते हो, तुम चोरी भी कर सकते हो, तुम कुछ गड़बड़ भी कर सकते हो, तुम नो बोल सकते हो, सब सिखाते हम हैं। जब वापस आता है तो हम हाय हाय करते हैं। तो बचपन को बचाने की कोशिश कीजिए, बचपन बचेगा तो हम सब बचे रहेंगे, मासूमियत बची रहेगी। मैंने कल भी ये बात कही, कल मैं 4 बच्चों से बात कर रही थी, वो बच्चे इतने प्यारे थे कि मुझे लग रहा था कि सारी उम्र ऐसे बच्चों से घिरे रहो तो सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आप चारों जो बहुत जिम्मेदार लोग हैं, मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि रमानंद सिंह सर, रीना पंत मैम और अभिनीत खन्ना, इन तीनों की जो प्रोफाइल है वो हमारे कमेंट बॉक्स में है, आप इसको देख भी सकते हैं। और पल्लवी बहुत ही सेंसिटिव मदर हैं, एक बहुत ही समझदार नागरिक है समाज की, एक बहुत ही सशक्त महिला है। तो इन सबके चारों के होने की वजह से ये प्रोग्राम तो अच्छा हुआ ही हुआ। लेकिन एक बार फिर वही है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो सिर्फ डिस्कशन करने के लिए कि हम खाली थे टाइम पास करने आ गए, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि ये बात आगे निकले। मैं लिखती हूँ तो मैं कुछ बच्चों के लिए लिखूं, रमानंद सर कुछ अच्छी फिल्में बनाएं, अभिनीत कुछ अच्छे मिम्स तैयार करें, और रीना पंत मैम का जो जो भी काउंसलिंग का उनका पैटर्न है वो आगे बढ़ता रहे, और पल्लवी अपने बेटे के माध्यम से बहुत सारी एनर्जी आगे बढ़ाती रहें ताकि वो अपने दोस्तों के जरिए वो आगे बढ़ाता रहे उसको।
तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप चारों बच्चों को भी मेरी ओर से बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके अंदर का बचपन बचा रहे। एक शेर के साथ प्रोग्राम खत्म करूंगी। वो शेर मेरे दिल के बहुत करीब है कि ए शाम के फरिश्तों जरा देख कर चलो, बच्चों ने साहिलों पे घरौंदे बनाए हैं। तो बचपन को बचाना, बच्चों के बनाए सपनों को, उनके घरौंदे टूटने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन तोड़िए मत ना, आने दीजिए समय, वक्त आएगा, लहर आएगी, अपने आप घरौंदे मिट जाएंगे, बच्चा जान जाएगा कि ये हमेशा के लिए नहीं था। लेकिन उसके सपनों को मत डिस्टर्ब करिए, उसके साथ बढ़िए। जो अभिनीत ने कहा कि बच्चों के साथ रहकर सीखा कैसे धीमे बोलना है, कैसे अलग अलग जोन में डिस्टर्ब किसी को किए बगैर अपना काम करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभी तोको रूम थिएटर, विभा रानी मैम का ये कॉन्सेप्ट, उनकी ये इच्छा, उनका ये संयोजन, ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है। और हम जो परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके हमेशा आगे चल रहे हैं, बचपन हमसे छूट न जाए, इसके लिए 2 दिन का हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया। आप सब हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली रमानंद सिंह सर जो कि बहुत ही बिजी होंगे, उन्होंने हमें समय दिया। रिया मैम जिनका अपना एक पूरा, और त्योहार का समय था तो जाहिर है कि सारे लोग बिजी थे और सबने इतना अच्छा वक्त दिया। और ईश्वर करे ऐसे आप हंसते मुस्कुराते रहे, बचपन के साथ चलें, आपके अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रहे। आप सभी को मेरा नमस्ते, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी।